हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं स्कोप चेंज कंट्रोल। अब स्कोप को में भी अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, वो भी हमारे जो है मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू ही गुजरता है। ऐसे हम आसानी से एकदम अचानक से कोई चेंज हम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी सारी प्रोसेस वही लगती है। इसमें भी इनपुट्स लगेंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स लगेगा, फिर आउटपुट निकलेगा। तो सबसे पहला इनपुट आएगा इसमें हमारा प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसमें कि सारी चीजें रहती हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड रहेगा और क्या क्या इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो इसलिए ऑब्वियसली जब चेंज करना पड़ेगा तो हमको प्रोजेक्ट स्कोप में ही करना पड़ेगा, तो प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट को भी बदलना पड़ेगा। इसीलिए प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट इसमें इनपुट का काम करेगा। फिर आता है हमारा वर्क परफॉर्मेंस डेटा। वर्क परफॉर्मेंस डेटा जिस पिछली वाले का जो आउटपुट था आपके, इससे पिछले वाले प्रोसेस का, वो आउटपुट था वर्क परफॉर्मेंस डाटा। अब वो इसमें इनपुट रहेगा क्योंकि वर्क परफॉर्मेंस डेटा में जो भी डिस्क्रिपेंसीज है, अब उस डिस्क्रिपेंसी जो कोई तो चेंज करना है हमको, अदरवाइज क्या चेंज करना है। अब वो जो चेंज आएगा तो उस डेटा से हमको पता पड़ेगा कि वो चेंज करना भी है या नहीं करना चाहिए। करना है तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो वो पूरा का पूरा डेटा इसमें एज इनपुट का काम करता है। फिर आती है हमारी चेंज रिक्वेस्ट। ये भी अपने पिछली वाली प्रोसेस का आउटपुट था। अब यहाँ पर वो चेंज रिक्वेस्ट एज इनपुट आएगी। इस चेंज रिक्वेस्ट में बताया जाएगा कि ये यहाँ यहाँ पर हमको प्रॉब्लम है, स्कोप के इस एक्टिविटी में या इस टास्क में हमको प्रॉब्लम है जिसमें कि डिस्क्रिपेंसीज है। उसके लिए फिर फॉर्मल चेंज रिक्वेस्ट दी जाती है। वो फॉर्मल चेंज रिक्वेस्ट इसमें फाइल की जाती है। उसके बाद ही वो काम आगे बढ़ता है, ठीक है ना। एक्चुअली चेंज रिक्वेस्ट ही जो है चेंज कंट्रोल प्रोसेस को ट्रिगर भी करती है। सिंपल सी बात है। अगर वो नहीं है तो कैसे होगा। फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान भी इसमें इसलिए डालना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान ही तो बताएगा कि भाई इस चेंज का अगर कहीं पर पर्टिकुलर हम जो भी चेंज करेंगे तो हमारे दूसरे प्लान्स पे उसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, शेड्यूल मैनेजमेंट प्लान पे क्या फर्क पड़ेगा, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको मैनेजमेंट प्लान पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मेन हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होगा। उसी के आधार पर हम जो चेंज का देखेंगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंज आ रहा है। ये क्या गाइडेंस देता है कि जो अपना ये जो चेंजेस है इनको एवेल्युएट करें, अप्रूव करें और इम्प्लीमेंट करें, ठीक है ना। अब बात आती है टूल्स एंड टेक्निक्स की। टूल्स एंड टेक्निक्स में यहाँ पर जो है एक बाकायदा फोरम बैठी जाती है जिसका नाम है चेंज कंट्रोल बोर्ड। अब चेंज कंट्रोल बोर्ड एक फॉर्मल ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबल है कि जो चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट आई उसको रिव्यू करे, उसको एवेल्युएट करे और अप्रूव करे, ठीक है ना। अब इसमें जो है यूजुअली जो की स्टेक होल्डर्स और डिसीजन मेकर्स ही शामिल रहते हैं, जो चेंजेस के इम्पैक्ट को असेस करते हैं कि प्रपोज चेंजेस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स और प्रोजेक्ट की कंस्ट्रेंट्स पे क्या असर डालेगा। फिर आता है चेंज कंट्रोल मीटिंग्स। अब ये जो मीटिंग्स हैं, ये सारे जो चेंज कंट्रोल बोर्ड के स्टेक होल्डर्स की और टीम मेंबर के बीच में मीटिंग्स होती हैं। मतलब एक फोरम बनाई जाती है जिसमें डिस्कस किया जाता है कि स्कोप में क्या क्या प्रपोज चेंजेस हैं। फिर उनका इम्पेक्ट को एवेल्युएट किया जाता है। फिर डिसीशंस लिए जाते हैं कि इस चेंज को हम अप्रूव करें या रिजेक्ट करें, ठीक है ना। अब इससे इस मीटिंग से ये फायदा हो जाता है कि जो अपना जो आपके प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में एक अ, क्या बोलते हैं कि एक आम राय कायम करती है कि हाँ, सब लोग मिलके एक मत होके फैसला करते हैं कि हाँ, ये चेंज किया जाए। नहीं तो कोई स्टेक होल्डर अगर उसको अगर इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा तो वो फिर बाद में दिक्कत दे सकता है। फिर आता है हमारा इम्पैक्ट एनालिसिस। कोई भी चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारी बाकी चीजों पे क्या पड़ेगा, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोजेक्ट के शेड्यूल पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रोजेक्ट के बजट पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रोजेक्ट की रिस्क कैसे बढ़ेंगे। तो स्टेक होल्डर्स को ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि अगर हम प्रपोज चेंजेस को उसका फुल इम्प्लीकेशन करते हैं तो कैसे काम अपना होगा और ये हमारे डिसीजंस को कैसे वो करेगा। फिर आता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। ये एक सेट है, सेट ऑफ प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि चेंज को मैनेज भी करते हैं और चेंज को कंट्रोल भी करते हैं। तो इसका प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंटेशन और प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स में भी जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है उसको भी डॉक्यूमेंट करते हैं। मतलब ये इंश्योर करते हैं कि जो भी चेंजेस हैं वो डॉक्यूमेंटेड हुए,
ट्रैक हुए और इम्प्लीमेंट हुए कि एक सिस्टमेटिक मैनर में इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए, ठीक है ना? फिर इसके हमको जो आउटपुट मिलते हैं वो आउटपुट मिलता है अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट मिलती है। जो चेंज रिक्वेस्ट आई उसको अपना इवेल्युएट भी कर दिया हमने, उसको अपना फिर अप्रूव भी कर लिया, तो अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट हमको मिल जाती है। फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, हर जगह पर जहां जहां पर भी उसका इम्पेक्ट पड़ना होगा वहां पर उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। और जहां जहां पर भी जो मॉडिफिकेशन करना है वो मॉडिफिकेशन स्कोप में और अदर डॉक्यूमेंट्स में किया जाता है। फिर अपडेटेड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे प्रोजेक्ट के, इस चेंज के कारण उनमें जो भी चेंज आएगा वो चेंज उसमें रिफ्लेक्ट किया जाएगा, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट किया जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में इसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना? सारे डॉक्यूमेंट उसमें किया जाएगा, स्टेक होल्डर रजिस्टर में भी इसका उल्लेख किया जाएगा। ये जो अपडेट्स हैं, ये जो चेंजेस को रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये चेंजेस पूरे प्रोजेक्ट में और उसके एसोसिएटेड कंपोनेंट्स में कैसे असर डालेंगे। फिर हमको मिलती है रिवाइज्ड बेसलाइन, क्योंकि रिवाइज्ड बेसलाइन की हर चीज के लिए हमारे पास बेसलाइन है कि हमारे कॉस्ट इतना आएगा, हमको टाइम इतना लगेगा। अब चेंजेस के कारण वो कॉस्ट और आपका जो टाइम है और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन वो सब चेंज हो जाएगा। वो बेसलाइन को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये रिवाइज्ड बेसलाइन हमको मिल जाती है कि अब आपको इस प्रकार से काम करना है, ठीक है ना? अब जो पुरानी बेसलाइन हट के नई बेसलाइन मिलती है तो ये रेफरेंस पॉइंट का काम करता है, और इसी से अब जो है इस बेसलाइन के आधार पर ही हम प्रोजेक्ट को मेजर भी करेंगे, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को भी मेजर करेंगे और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को भी ट्रैक करेंगे, ठीक है? फिर हमको मिलेगी वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, जो भी स्कोप में चेंजेस हुए, स्कोप में चेंजेस की एक्टिविटीज के कारण जो भी इम्पेक्ट पड़ रहा है अप्रूव चेंजेस पर और प्रोजेक्ट परफॉर्मेंसेस पर, उसका वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। अब ये ये जो वर्क परफॉर्मेंस है इस ये मतलब आपका प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस भी हो सकती है, शेड्यूल का एडजस्टमेंट भी हो सकता है, बजट का रिवीजन भी हो सकता है, रिसोर्स रीअलोकेशन भी हो सकता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम अपना स्कोप को करना चाहते हैं, स्कोप में जो चेंज कंट्रोल प्रोसेस को अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हम अपने आप को लिवरेज कर सकते हैं अगर हम इसी प्रकार से इनपुट्स और टूल्स, टेक्निक्स और आउटपुट्स यूज करें तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में लाएंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है प्लान फॉर क्वालिटी। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।